डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी अप्लाइड फिजिक्स का यूनिट नंबर 5 है उसमें जो तरंग से संबंधित है अध्यारोपण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। जब दो या अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ किसी माध्यम के उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है, हम बात करें दो या अधिक प्रगामी तरंगे हैं, प्रोग्रेसिव वेव है, एक साथ किसी माध्यम के उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र के किसी कण का जो परिणामी विस्थापन है, जो कॉमन एरिया है, उसमें कोई भी पार्टिकल अपन लें तो उसका जो परिणामी विस्थापन, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो विभिन्न तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू इंडिविजुअल वेव, वो हम कैलकुलेट कर लें, उनका हम वेक्टर सम कर लें तो उसके इक्वल होगा। हम ये कह सकते हैं कि जब दो या अधिक प्रगामी तरंगे माध्यम में एक साथ गुजरती हुई किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है, तो जो उभयनिष्ठ क्षेत्र में जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वह इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। हम यहां पर ये इक्वेशन लिख रहे हैं। यदि हम ये मान लें कि प्रत्येक तरंग के कारण जो स्वतंत्र विस्थापन है वह y1 सदिश, y2 सदिश, yn सदिश हो, n तरंगे माध्यम में एक साथ संचरित हो रही है। प्रथम तरंग के कारण किसी कण का विस्थापन y1 वेक्टर हो, द्वितीय तरंग के कारण उस कण का विस्थापन y2 वेक्टर हो, nवें कण का विस्थापन yn वेक्टर हो, तो उस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वह विभिन्न तरंगों के कारण जो उस कण का विस्थापन है उनके सदिश योग अर्थात y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस अप टू yn वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा। अब इसके कारण अलग अलग घटनाएं होंगी, घटनाएं जो होंगी और जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी नेचर कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा कि दोनों दो या अधिक तरंगें जो हमारी हैं उनका आयाम कैसा है, एम्पलीट्यूड कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। उनकी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। उन तरंगों के मध्य, दो तरंग है तो दोनों तरंगों के मध्य कालांतर फेज डिफरेंस कितना है, इस पर निर्भर करेगा। और साथ में इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इन तरंगों की संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसी है। ऐसी स्थितियों में हम तीन प्रकार की घटनाएं देख सकते हैं। पहला होता है व्यतिकरण, इंटरफियरेंस। दूसरी प्रकार की घटना होती है विस्पन अर्थात बीट्स, और तीसरी प्रकार की घटना होती है स्टेशनरी वेव्स अर्थात अप्रगामी तरंग। और हमारे सिलेबस में अप्रगामी तरंगों के बारे में लिखा गया है, अब हमें अप्रगामी तरंग के बारे में बात करनी है। अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव्स, दो समान आवृत्ति एवं आयाम की प्रगामी तरंगे। हमारे पास दो प्रगामी तरंग है, दोनों की आवृत्ति समान है, दोनों के आयाम समान है। किसी माध्यम में एक ही मार्ग पर, ये देखेंगे आप, ये प्रथम तरंग, ये द्वितीय तरंग, एक ही मार्ग पर समान चाल से विपरीत दिशा में, समान चाल, दोनों की स्पीड सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो जो बनने वाली परिणामी तरंग है उससे ऊर्जा का संचरण नहीं होता है और ऐसी तरंग को हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। मैं पुनः परिभाषा बोल रहा हूं, दो समान आवृत्तियों आयाम की प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक ही मार्ग पर समान चाल से विपरीत दिशा में, समान चाल से विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो जो बनने वाली जो परिणामी तरंग होती है हमारी, उसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, इसलिए ऐसी तरंग को अपन अप्रगामी तरंग बोलते हैं। जब इस प्रकार की तरंगों का निर्माण होता है तो उसमें जो माध्यम के कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका विस्थापन हमेशा शून्य होता है, अर्थात वो कण सरल आवर्त गति नहीं करते हैं और उनका विस्थापन हर समय पर शून्य होता है। ऐसे जो बिंदु होंगे उनको हम नोड अर्थात निष्पन्द बिंदु बोलते हैं। माध्यम के कुछ कण ऐसे होंगे जिनका विस्थापन अधिकतम होगा, जिनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और ऐसे बिंदुओं को हम एंटी नोड या प्रस्पंद बोलते हैं, प्रस्पंद या एंटी नोड बोलते हैं। तो इस प्रकार से अप्रगामी तरंगों में नोड
और एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा, जो हम आगे के चित्र में भी देखेंगे। नोड वो पॉइंट होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा शून्य होगा। अब यहां पर चित्र के माध्यम से, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम चित्र के माध्यम से यहाँ पर अग्रगामी तरंगें किस प्रकार से निर्माण इनका होगा वो अपन देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये प्रथम तरंग, ये द्वितीय तरंग। प्रथम तरंग जो है हमारी, वह पॉजिटिव एक्स अक्षीय दिशा में ट्रेवल कर रही है, जबकि जो द्वितीय तरंग है वो हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा ट्रेवल कर रही है। अब यहां पर ये देखिए, t=0 समय पर ये हमारा जो है उभयनिष्ठ क्षेत्र है, कॉमन एरिया है, जहां पर दोनों तरंगे जिनकी आवृत्ति समान है, आयाम समान है, स्पीड सेम है, एक ही मार्ग पर चल रही है, लेकिन विपरीत दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित हो रही है। अब यहां पर अपन देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग इधर से आ रही है, ये देखिए जो डॉट लाइन से मैंने यहां पर बनाई है। अब यहां पर आप देखेंगे कि माध्यम के किसी कण का, जैसे मैं इस कण को दूं तो प्रथम तरंग के कारण विस्थापन शून्य और दूसरी तरंग के कारण विस्थापन शून्य, अतः परिणामी विस्थापन शून्य है। इसी प्रकार से इस बिंदु को लूं तो प्रथम तरंग के कारण विस्थापन और द्वितीय तरंग के कारण विस्थापन, दोनों ही विस्थापन यहां पर शून्य। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर माध्यम के जितने भी कण हैं सभी का विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जैसा विस्थापन एक तरंग के कारण धनात्मक दिशा में है, दूसरी तरंग के कारण ऋणात्मक दिशा में, सदिश योग जब हम करेंगे विस्थापन का तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माध्यम के जितने भी कण हैं उन सबका विस्थापन शून्य होने के कारण परिणामी तरंग हमारी ये रहेगी। ठीक है। अब t=t/4 सेकंड पर बात करें तो t=t/4 सेकंड पर 1/4 पोर्शन जो है वो आगे जा चुका होगा। ये 1/4 पोर्शन ये अपना प्रथम तरंग को बता रहा है। ठीक है। द्वितीय तरंग का भी 1/4 पोर्शन इधर आ चुका होगा, ये आप देख सकते हैं 1/4 पोर्शन किया है। तो इसी के ऊपर ये दूसरी तरंग भी है, इसी के ऊपर ये दूसरी तरंग भी है। अब हम बात करें माध्यम के इस कण की। प्रथम तरंग के कारण और दूसरी तरंग के कारण, दोनों के कारण विस्थापन समान है और समान दिशा में भी है, अतः इसका विस्थापन दोनों का जुड़ जाएगा और आप देखेंगे यहां पर विस्थापन इसका अधिकतम है। ये बिंदु वो बिंदु है जिनका विस्थापन हमेशा अधिकतम है। इस बिंदु को भी ले लें तो इसके लिए भी यही बात होगी कि प्रथम तरंग के कारण विस्थापन माइनस नेगेटिव है, दूसरे तरंग के कारण नेगेटिव, लेकिन कुल विस्थापन इसका पुनः अधिकतम है, विपरीत दिशा में अधिकतम। इसी प्रकार से इस कण की बात कर सकते हैं। तो जो कण यहाँ पर A1, A2, A3 से व्यक्त किए गए हैं उन कणों का विस्थापन जो है वो t/4 समय पर देखेंगे आप सबसे अधिक है। N1 कण की बात कर लें तो इस कण के लिए देखिए, प्रथम तरंग के कारण विस्थापन शून्य, द्वितीय तरंग के कारण विस्थापन शून्य, परिणामी विस्थापन भी शून्य। इस प्रकार से N1, N2, N3, N4 ये जो कण है ये निष्पन्न है। इन बिंदुओं पर जो कण स्थित हैं इनका विस्थापन शून्य है। अब आप देख सकते हैं ये N1 कण वही है, t=0 सेकंड पर इसका विस्थापन शून्य था, t=t/4 सेकंड पर भी शून्य है। A1 की बात करें तो यहाँ पर सभी का विस्थापन शून्य था, तो A1 का विस्थापन भी शून्य था, लेकिन यहाँ पर A1 का विस्थापन अधिकतम है, A2 का विस्थापन भी अधिकतम है, A3 का विस्थापन भी अधिकतम है। अब हम t=t/2 की पोजीशन लें। आधी तरंग आगे गति कर चुकी होगी, ये आधी तरंग आगे जा चुकी है, ये बची, ये आगे, ये प्रथम तरंग है। द्वितीय तरंग आधी इधर आ चुकी होगी, तो इसका आधा पोर्शन ये इधर आ चुका है, ये देखिए। ठीक है। अब इस प्रकार से आप ये दूसरी तरंग को देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर परिणामी तरंग जो है हमारी वो इस प्रकार की होगी। सभी कणों का विस्थापन प्रत्येक समय पर शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि प्रथम तरंग के कारण कितना विस्थापन है उतना ही विस्थापन दूसरी तरंग के कारण विपरीत दिशा में है, परिणामी विस्थापन शून्य हो जाएगा सभी कणों का। ठीक है। अब t=3t/4 वाली पोजीशन ले लीजिएगा। t=3t/4 वाली पोजीशन पर 3/4 वेव आगे जा चुकी है, वो आप देख सकते हैं, इसका 3/4 तो केवल ये पोर्शन आपका रह जाएगा, ये पोर्शन। ठीक है। इस प्रकार से ये प्रथम तरंग आपकी चलती है। द्वितीय तरंग में भी 1/4 पोर्शन रह जाएगा, ये वाला, ये यहां पर। इसके बाद ये भी इसी पर आएगी, इसी के ऊपर आएगी। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस कण की बात कर लीजिएगा, तो प्रथम तरंग के कारण जितना विस्थापन है, द्वितीय तरंग के कारण उतना ही विस्थापन, दोनों के विस्थापन ऐड होंगे
और परिणामी विस्थापन अधिकतम। इसी प्रकार से इस कण की बात करें, प्रथम तरंग के कारण विस्थापन शून्य, द्वितीय के कारण विस्थापन शून्य, तो परिणामी विस्थापन भी शून्य। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं A1, A2, A3 ये जो कण है इनका विस्थापन अधिकतम है, N1, N2, N3, N4 जो कण है इनका विस्थापन जो है वो न्यूनतम है। तो इस प्रकार से निष्पन्न और प्रस्पंदों का निर्माण यहाँ पर अप्रगामी तरंग में हो रहा है। इस पूरे चित्र को देखें आप, तो अब हम बात कर सकते हैं कि N1 जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट देखिए, t = 0 सेकंड पर 0, t/4 पर भी 0, t/2 पर भी 0, 3t/4 पर भी 0। ठीक है, अतः कुछ कण ऐसे हैं N1, N2, N3, N4 आदि जिनका विस्थापन प्रत्येक समय पर शून्य है। अतः ये जो कण है ये कण की स्थिति है वो निष्पन्न कहलाएगी अर्थात नोड कहलाएगी। टी इक्वल टू कैपिटल टी की स्थिति भी बिल्कुल इसी प्रकार की रिपीट होगी। ठीक है, ये बिंदु सारे जो है वो निष्पन्न है। ठीक है, अब प्रस्पंदों को देख सकते हैं। प्रस्पंद मतलब एंटी नोड। ठीक है, A1 वालों का है विस्थापन यहाँ सबका ही शून्य था तो इसका भी शून्य था, यहाँ पर A1 का विस्थापन अधिकतम पुनः शून्य पुनः अधिकतम। इसी प्रकार से A2 को भी आप देख सकते हैं, विस्थापन शून्य अधिकतम शून्य पुनः सभी का शून्य है, यहाँ पर अधिकतम। तो इस प्रकार से कुछ कण ऐसे हैं जो यहाँ पर चित्र में A1, A2, A3 से प्रदर्शित किए गए हैं, इनका विस्थापन प्रत्येक समय पर जो विस्थापन है वैसा अधिकतम। ठीक है, तो ऐसे जो बिंदु हैं वो एंटी नोड या प्रस्पंद कहलाएंगे। नोड वाले पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कण सरणावर्ती नहीं कर रहे हैं तो यहां पर ऊर्जा का संचरण आगे नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि अप्रगामी तरंगों से ऊर्जा का संचरण आगे नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं अप्रगामी तरंगों की गुण, अप्रगामी तरंगों के गुण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके सामने है कि अप्रगामी तरंगों में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो जहां परिणामी विस्थापन हमेशा शून्य है, न्यूनतम है, ऐसे कण निष्पन्न कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। ठीक है, कुछ कण ऐसे हैं जिनका विस्थापन हमेशा अधिकतम है प्रत्येक समय पर, ऐसे बिंदु जो हैं वो प्रस्पंद या एंटी नोड कहलाते हैं। ठीक, अब यहां पर हम देख सकते हैं दो क्रमागत निष्पंद, ये दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं, इनके बीच की दूरी जैसा कि चित्र से स्पष्ट है λ/2। आप चाहे यहां लें चाहे यहां लें, तो दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य की दूरी जो तरंगदैर्घ्य है हमारी उसका आधा होगी अर्थात λ/2 होगी। यही चीज निष्पंदों के लिए भी और प्रस्पंदों दोनों के लिए सही है। दो क्रमागत निष्पंद या प्रस्पंद के मध्य दूरी λ/2 होती है। ठीक, अब हम बात करें कुछ और प्रॉपर्टीज की, तो जो 4th नंबर पे बात कर रहा हूं कि एक निष्पंद और प्रस्पंद के मध्य न्यूनतम दूरी, निष्पंद व प्रस्पंद के मध्य न्यूनतम दूरी जो है वह λ/4 होगी। मिनिमम डिस्टेंस जो है वो λ/4 होगी, जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं। ये निष्पंद और ये प्रस्पंद दोनों के बीच ये न्यूनतम दूरी यहां पर आ जाएगी, ये λ/4 होगी। तो इस प्रकार से हमने निष्पंद और प्रस्पंदों के मध्य की दूरी की बात की। अब हम बात कर रहे हैं ये दो क्रमागत निष्पंद है, इनके मध्य के जो कण है, दो क्रमागत निष्पंदों के बीच के जितने भी कण हैं वो सभी कण जो है वह समान कला में
विभिन्न आयामों के साथ कंपन या दोलन कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य, दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य के कण समान कला में, सेम फेज में, विभिन्न आयामों के साथ, आयाम सबके अलग अलग, विभिन्न आयामों के साथ या भिन्न भिन्न आयामों के साथ सरल आवर्त गति FHM कर रहे हैं या दोलन कर रहे हैं। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, दो क्रमागत निस्पंद है, दो सक्सेसिव नोड्स है हमारे, इनके बीच की जो कण है सारे, ये सब सरल आवर्त गति कर रहे हैं, सब समान कला में कर रहे हैं। अब यहां पर बात कर सकते हैं, ये निस्पंद है, इस निस्पंद के इस ओर और इस ओर के कण भी सरल आवर्त गति कर रहे हैं। ये निस्पंद है, इसके इधर की ओर के और इसके इधर की ओर के, ये कण भी सरल आवर्त गति कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये परस्पर विपरीत कला में, ये निस्पंद इधर के कण पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर के कण नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि निस्पंद के दोनों ओर, निस्पंद के दोनों ओर के कण सरल आवर्त गति करते हैं, सरल आवर्त गति तो कर रहे हैं, लेकिन विपरीत कला में गति करते हैं, अपोजिट फेज में ये गति करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी अपने यहां पर इनकी लिखी है। अब हम बात कर सकते हैं दाब और घनत्व में होने वाले परिवर्तन की। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जहां प्रस्पंद बन रहे हैं वहां पर दाब और घनत्व में होने वाले परिवर्तन जो है वह न्यूनतम या शून्य होंगे। प्रस्पंद पर दाब व घनत्व में परिवर्तन शून्य होंगे, जबकि निस्पंद वाले जो बिंदु हैं वहां पर दाब व घनत्व में होने वाले परिवर्तन अधिकतम होंगे। तो इस प्रकार से हमने यहां पर जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनके बारे में बात की है, अप्रगामी तरंग और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की है। थैंक यू।